नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू की गई है। देश में पहली बार 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। उसके 6 साल बाद यानी 1992 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किए। उसके बाद इसे देश में लागू किया गया। अब 34 साल बाद इस नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है, जिस पर बहस जारी है कि क्या ये देश के हित में रहेगी और इससे क्या क्या बदलाव जो हैं देश की शिक्षा में आएंगे। आपको बता दें कि इस शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार करने के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, जिन्होंने 2 से 3 साल लगातार इस मसौदे पर अपना ब्रेनस्टॉर्म किया। बहुत से लोगों की राय ली गई, विद्यार्थियों से बात की गई, अध्यापकों से बात की गई और यहाँ तक कि आरएसएस जैसे संगठनों से भी सलाह मशवरा किया गया। बहुत से और संगठनों से भी सलाह मशवरा किया गया कि इस नई शिक्षा नीति में क्या क्या होना चाहिए। आज इस शिक्षा नीति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी। प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी उत्तर भारत के एक नामी शिक्षाविद हैं और 40 सालों से एजुकेशन के फील्ड में हैं और मौजूदा समय में प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी जींद की चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी में एज ए वाइस चांसलर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ ही चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के एडिशनल वाइस चांसलर के तौर पर भी प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी अपनी भूमिका में हैं। प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी से जानेंगे कि इस शिक्षा नीति से आने वाले समय में क्या क्या बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं और ख़ास तौर पर जो कैटेगरीज़ हैं, जिस तरीके से आप बात करें कि स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक क्या क्या बड़े बदलाव इसमें किए गए हैं, हम सारी जानकारी उनसे जानते हैं। प्रोफेसर आर.बी. सोलंकी, सच कहूं में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सोलंकी सर, मेरा पहला सवाल यही है कि जिस तरीके से जो है 34 साल बाद ये स्थिति बनी कि अब जो है शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति पूरे देश के सामने लागू कर दी गई है, इसे आप कैसे देखते हैं? लंबा समय लिया देश ने, ये 3.5 दशक जो है लगभग हो गए। उससे पहले ये सोच पैदा हुई थी कि एक शिक्षा नीति थी, इतने लंबे समय तक इंतजार नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन अब आई है और मोदी जी के नेतृत्व में ये सारा फैसला हुआ है। तो इससे ऐसा लगता है कि ये शिक्षा नीति विद्यार्थी, समाज और शिक्षक इन तीनों के लिए हितकारी है और इसके दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म इसके इम्पैक्ट होने जा रहे हैं, जो स्टूडेंट को तो आज या कल या परसों दिखाई देंगे, लेकिन समाज में एक आमूल चूल परिवर्तन ये शिक्षा नीति ले आएगी, ऐसा मुझे लगता है। प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि आमूल चूल परिवर्तन लाया जाएगा और जिस तरीके से फैसले लिए गए हैं और तमाम जो है स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक जो है परिवर्तन की बात कही गई है, आप कौन सा बड़ा परिवर्तन मानते हैं कि सबसे बड़ा परिवर्तन ये होगा? मुझे दोनों लेवल पर एक तो लगता है कि जो स्कूली शिक्षा है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है जी, और फिर हायर एजुकेशन में भी, उच्च शिक्षा में भी उसी तरह के परिवर्तन है। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो स्कूली शिक्षा में जो ये नया मॉडल पेश किया गया है 5+3+3+4 का जो मॉडल है, जिसमें 5वीं, 8वीं और 11वीं क्लास महत्वपूर्ण क्लास हो गई स्कूल की जी। तो ये जो है ये मॉडल अपने आप में इतना खूबसूरत मॉडल है कि हम बच्चे को, जैसे पिछली शिक्षा नीति में लगभग ये हो गया था कि 9th तक तो बच्चे को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, उसका किसी तरह के असेसमेंट की भी आवश्यकता नहीं और 9वीं तक ज्यादा फोकस करने की भी जरूरत नहीं। इस शिक्षा नीति में तो ये हो गया कि 3 साल, जैसे ही बच्चा 3 साल का हो जाएगा उसके बाद से उसको स्कूली शिक्षा में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए उसको वो इंट्रोड्यूस उसके लिए हो जानी चाहिए। इसका बदलाव क्या होगा इस 3 सालों के वाले का भी, कि जो शहर का और जो समृद्ध परिवारों का बच्चा था जो 3 साल में प्ले स्कूल में चला जाता था, और गांव का और दूर दराज का जो बच्चा था वो जो 6 साल तक, 5.5 साल तक कहीं भी नहीं जाता था, उसमें इनिशियल अंतर पैदा हो जाता था दोनों में। तो वो अंतर, इतना बड़ा अंतर होता था कि उसको बाद में पाटना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो उस गैप को कम करने के लिए और उन सब बालकों को भी उसी तरह की
शिक्षा प्रदान और अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उनको अवसर देने के लिए ये एक तो यही अच्छा फैसला है कि 3 साल के बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की तरफ सरकारी व्यवस्था भी बढ़ रही है। अब तक प्राइवेट व्यवस्था इसकी तरफ बढ़ रही थी। एक दूसरी चीज तो मुझे ये लगती है कि 5वीं तक की क्लास को फोकस करना, प्राइमरी तक का जो क्लास है उसको फोकस करना, क्योंकि जितने साइकोलॉजी की थियरीज हैं, जितनी लर्निंग थियरीज हैं, वो सारी की सारी ये कहती हैं कि बच्चे का जो सीखने का समय, अधिक सीखने का जो समय है वो उसका 10-12 साल की एज तक का होता है। तो वो मैक्सिमम सीखता है इस पीरियड में। तो उस पीरियड पर मैक्सिमम फोकस रखना ताकि उसकी टोटल अवेयरनेस, दुनियादारी के बारे में समझ उसकी अच्छी विकसित हो जाए, उसमें क्रिएटिविटी आ जाए, उसमें थिंकिंग को अपने लेवल पर कंसेप्चुअलाइज करना आ जाए। ये सारा कराने के लिए ये 5वीं क्लास तक को फोकस करना, फिर 8 तक को फोकस करना, और फिर इन्हीं क्लासेस में वोकेशनल एजुकेशन भी इंट्रोड्यूस कर देना। 5वीं के बाद वोकेशनल एजुकेशन इंट्रोड्यूस कर देना और बच्चे को धीरे धीरे ये समझाना शुरू कर देना कि अगर आपका इंटरेस्ट इन वोकेशनल सब्जेक्ट की तरफ है, तो अब तक क्या था कि वोकेशनल सब्जेक्ट को एक अलग लाइन के तौर पर पढ़ाया जाता था और ये लगता था कि यार ये रेगुलर कोर्सेज से कुछ थोड़े खराब, घटिया कोर्स है, तो वो सफल नहीं हुआ मॉडल। अब इसको पूरे को इसके साथ इंटीग्रेट जो किया गया है, इसके साथ इसको साथ जोड़ा गया है, इससे बच्चे को अपनी वोकेशन और अपनी एंटरप्रेन्योर स्किल्स पहले से समझने में मदद मिलेगी और वो अच्छा डिसीजन फ्यूचर में ले पाएगा। तो इस तरह से ये परिवर्तन है। इसके साथ साथ ये है कि इसी दौरान करिकुलर में बेहतर परिवर्तन करने की बात है। करिकुलम ऐसा बनाने की बात कही गई है जो व्यक्ति के समग्र विकास की तरफ उसको ले जा सकता हो। मुझे सिर्फ फिजिक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री आती हो, लेकिन उसका एप्लीकेशन क्या है मेरी लाइफ में, मेरे करियर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेरे जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है वो चीजें। तो उनको समझाने की कोशिश और समाज के साथ शिक्षा को, फिर दोबारा से मैं बात करता हूं, समाज के साथ भी इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश, ये एक अच्छी कोशिश है। और इससे ये होगा कि बच्चा ज्यादा बेहतर, समाज को बेहतर समझ पाएगा और हम एक अच्छा करियर तो बना लें लाइफ में, लेकिन हम अपनी एक अच्छा जीवन ना सफल बना सकें, वो नहीं हो पाएगा। अब ये है कि उसके लाइफ के स्किल्स भी उसको कुछ मिलेंगी जो उसको लाभ पहुंचाएंगे। जिस तरीके से प्रोफेसर साहब पूरे विश्व की अगर बात करें तो एक रैंकिंग है हर यूनिवर्सिटी की, टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। हमारे देश के लाखों लाख बच्चे हर साल जो है बड़ी यूनिवर्सिटीज में, विदेशों में जाते हैं पढ़ने, जो दुनिया में रैंक रखती हैं। उनकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या उनका स्टडी मटेरियल की बात करें, प्रैक्टिकलिटी की बात करें, लेकिन उन टॉप यूनिवर्सिटी में दुर्भाग्य से अभी तक ऐसा कोई चांस नहीं बन पाया कि हमारे देश की भी कोई यूनिवर्सिटी हो। आपको क्या लगता है ये जो नई शिक्षा नीति है, इसका यह भी कोई परिणाम दिखने में आएगा कि कोई एक आधी यूनिवर्सिटी ऐसी भी निकलेगी जो टॉप 10 या टॉप 5 यूनिवर्सिटी जो पूरे विश्व की होंगी, उनमें हम अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे? ऐसा है कि एक बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि क्वालिटी को, शिक्षा गुणवत्ता को जो है कहीं ना कहीं फोकस में रखने की कोशिश की गई है कि क्वालिटी एजुकेशन फोकस में रहे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, हम अपने अच्छे टीचर रिक्रूट कर पाए, उस सब के लिए एक बड़ा प्रोविजन ये है कि पहली बार मैं अनेकों सालों से यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ हूं, 40 साल से पढ़ा रहा हूं, उससे पहले 10 साल मैंने पढ़ने में लगा दिए, तो लगभग आधी शताब्दी से शिक्षा में हूं। शुरू से एक बात सुनते आ रहे थे कि हम अपने जीडीपी का 6% एजुकेशन पर खर्च करें। ये आज की मांग नहीं है, ये 40 साल पहले की मांग है, टीचर एसोसिएशन की भी और बाकी स्टूडेंट्स की भी इस तरह की मांग थी। तो उसको पहली बार से स्वीकार करना और ये इंश्योर करना कि हम 6% ऑफ जीडीपी वी विल बी स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, इस पर हम इतना पैसा खर्च करेंगे 6% जीडीपी का। तो जब इतना पैसा खर्च होगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हवा में बातें, एक तो ये है, एक दूसरा है कि इस एजुकेशन पॉलिसी ने क्वालिटी को फोकस करने की कोशिश की है, गुणवत्ता को
फोकस करने की कोशिश की है। एक तीसरी चीज इन्होंने ये की है कि इन्होंने बाहर की जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए भी हिंदुस्तान में ओपनिंग की है। जी अब जी देखना ये है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज को वो कितना अट्रैक्टिव लगता है वो प्रपोजल जो इन्होंने किया है। तो लेकिन एक अच्छी जो बेहतर यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ कंपीट करने का और उनको समझने का कि वो क्या करती है, जो टॉप 10 में रहती हैं, टॉप 5 में रहती हैं, क्या अलग है जो हमारे से है, उसको समझने का भारत के शिक्षक को भी, भारत के प्रशासक को भी और भारत के विद्यार्थी को भी मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट है वो, और क्वालिटी का फोकस और कंपटीशन जो पैदा कर दिया गया है, करने की कोशिश की गई है, कुल मिलाकर भारत की शिक्षा को उसी स्तर पर ले जाने की ये कोशिश है जिस स्तर पर दूसरे देशों की शिक्षा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत की कुछ यूनिवर्सिटी भी फर्स्ट 10, फर्स्ट 20, फर्स्ट 50 में कहीं ना कहीं स्टैंड करना आरंभ करेंगी। जी प्रोफेसर साहब, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के लाखों लाख स्टूडेंट्स हैं, इस पॉलिसी के बाद अब उनके मन में सवाल है कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में बड़े बदलाव क्या आए। ऐसा है ना कि ग्रेजुएशन में तो बहुत ही अच्छा शानदार बदलाव ये आ गया है कि जी आपको ग्रेजुएशन करते करते एक तो 4 साल का पीरियड मिल गया, प्लस 4 तो है उसमें 12th से लेकर, और 4 साल के पीरियड में ग्रेजुएशन का पीरियड इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। तो अपने को ये मिल रहा है कि मान लीजिए 1 साल तक हमने पढ़ाई की, फिर मैं किसी तरह से मजबूर हो गया, नहीं पढ़ पा रहा, बीच में छोड़कर 3 साल बाद दोबारा पढ़ना चाहता हूं, आपने 1 साल जो कमाई कर ली वो कमाई के लिए आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपका आराम से एग्जिट हो जाएगा। उस सर्टिफिकेट के बेस पर फिर 3 साल बाद, 5 साल बाद आपका मन किया तो आपकी एंट्री हो जाएगी, 1 साल आपका बच जाएगा, क्रेडिट आपको 1 साल की मिल गई है पहले ही। जी 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 जी। सेकंड ईयर तक भी अगर हम चले गए तो अपने को एक डिप्लोमा मिल जाएगा। जी, इसका मतलब एग्जिट होने का रास्ता बहुत आसान किया गया है, और जी जी 2 साल को वेस्ट नहीं होने दिया गया, ये इस की खूबसूरती है। नहीं तो होता यह है कि अभी भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन से मान लीजिए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के बाद एग्जिट होता है तो उस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कोई अर्थ नहीं रहता, और फिर वो 5 साल बाद दोबारा जाता है तो उसको एडमिशन नहीं मिलता। तो ये पॉलिसी, इसका जो इजी एग्जिट एंड एंट्री है, ये ग्रेजुएशन के लेवल पर बहुत शानदार चीज है। और जो 4 साल पूरे कर लेगा उसको पूरी फुल फ्लैश ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। तो बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी है अपने हालातों को देखते हुए और अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए किस टाइम पर उसको एंटर करना है और किस टाइम पर एग्जिट करना है। ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएट लेवल पर। पीजी के लेवल पर भी डियर ये हुआ है कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जी जो आपके मेजर सब्जेक्ट के साथ मेल नहीं खाते सीधे तौर पर, लेकिन आपके इंटरेस्ट के साथ मेल खाते हैं। मेरा इंटरेस्ट ये है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, और मेरा इंटरेस्ट साथ साथ ये भी है कि मैं फोटोग्राफी करूं, राइट। तो आई कैन टेक मेजर सब्जेक्ट्स एज इंजीनियरिंग एंड आई कैन टेक माइनर सब्जेक्ट एज फोटोग्राफी, एज म्यूजिक, एज डांस, एज व्हाटएवर। तो एक तो ये, और दूसरा ये कि लिबरल जो सब्जेक्ट हैं जिनको अभी तक इग्नोर किया गया था, हम डॉक्टर बनाने पर, हम इंजीनियर बनाने पर, हम एमबीए पैदा करने पर, इस पर फोकस था, क्योंकि हमारा फोकस केवल एक ही बात पर था कि कैसे नौकरी और अच्छी नौकरी मिले। हमारा इंटरेस्ट जो लाइफ का है, जो आदमी की क्वालिटी को इंश्योर करता है, उसके जीवन की गुणवत्ता को इंश्योर करता है, उस पर फोकस बिल्कुल नहीं था। तो जो लिबरल सब्जेक्ट हैं, जो हमें बेसिक समझ देते हैं, टेक्निकल नॉलेज नहीं देते लेकिन दुनिया को समझने का ज्ञान देते हैं, उन लिबरल सब्जेक्ट को फोकस में दोबारा लाने की कोशिश है। मैं मेडिकल साइंस कर रहा हूं और मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट साथ साथ हिस्ट्री में भी है, तो मैं मेडिकल साइंस भी परस्यू कर सकता हूं और माइनर सब्जेक्ट के तौर पर हिस्ट्री भी ले सकता हूं। ऐसे प्रोविजन इसमें किए गए हैं जो बड़े हैं। जी प्रोफेसर साहब, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से आपने बताया कि जो विद्यार्थी है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी जिंदगी में कुछ और स्किलफुल करने के हिसाब से, ताकि उसकी जो जिंदगी है उस पर कुछ और स्किल वो साथ में सीखे, और ताकि एक बड़ा हैवी कोर्स इंजीनियरिंग का हो या एमबीबीएस का हो तो उसका कहीं ना कहीं हल्का फुल्का बोझ जो है म्यूजिक से या आप कहें कि डांस से वो कम करके थोड़ा अपना एनर्जी और रुचि जो है बढ़ा सकता है।
इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि प्रोफेसर साहब, आप मानते हैं कि इससे कहीं विद्यार्थी का ध्यान तो नहीं भटकेगा कि आप एक चीज कर रहे हैं जिसपे फोकस की जरूरत है, लेकिन साथ में आप उधर एक और चीज जो है करने जा रहे हैं जिसमें वहां भी आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तो कहीं ये चीज का क्लैश तो आपस में नहीं होगा? ऐसा है कि शिक्षा जो है ना और परीक्षा, दोनों चीजें, शिक्षा भी और एग्जामिनेशन भी, एजुकेशन भी और एग्जामिनेशन भी, ये दबाव में करने वाली और दबाव में सीखे जाने वाली चीजें नहीं है। जी जी, ये सब कुछ हंसते हंसते जब तक नहीं होगा ना, जब तक क्लास में मेरा इंटरेस्ट पैदा नहीं होगा और टीचर को मैं ये सोचता रहूंगा कि वो बाहर कितनी देर बाद जाएगा, जी, तो मैं सीख नहीं सकता कुछ भी। तो आदमी का, बच्चे का इंटरेस्ट बहुत अहम है और महत्वपूर्ण है। मुझे इसमें ये लगता है उल्टा बल्कि कि अगर उसका इंटरेस्ट साथ साथ कुछ सब्जेक्ट से सेटिस्फाई होता रहेगा तो उसका जो मेजर डिसिप्लिन है जो उसने ऑप्ट किया है अपने करियर के लिए, उसमें भी उसका अचीवमेंट लेवल ऊंचा होगा, कम नहीं होगा। मेरी ऐसी समझ है, ऐसा होगा। तो वो इंस्पायर्ड रहेगा, वो मोटिवेटेड रहेगा, उसमें प्रेरणा रहेगी असल। जी जी। प्रोफेसर साहब, इसी के साथ मैं स्कूली शिक्षा पर एक सवाल करूंगा कि जिसमें 5वीं तक जो है मातृभाषा में ही जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन करने की बात सामने आई है, इस पर आपकी क्या राय है? ऐसा है कि दिल्ली में बैठा हुआ बच्चा और दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर गांव में बैठे हुए बच्चे की परवरिश में पूरा अंतर है और उसके परिवेश में भी अंतर है, उसके स्कूल के वातावरण में भी अंतर है। यहाँ का बच्चा डॉक्टर के पास जाता है तो भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी वो बोलनी सुन लेता है, हेलो अंकल, हाउ आर यू, दिस दैट। तो गांव के बच्चे इन चीजों से कोई अभी तक उसका कहीं वास्ता ही नहीं पड़ा, उसके पेरेंट्स भी ऐसे नहीं है कि वो वास्ता डलवा सकते हैं उन चीजों से। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक एजुकेशन है, जो फाउंडेशनल एजुकेशन है, जो नींव की एजुकेशन है, वो बच्चे की उस भाषा में ही होनी चाहिए जिस भाषा को वो आसानी से समझता है। तो ये एक अच्छा स्टेप है एक तरफ। लेकिन इसमें कहीं कहीं ये सुनने में, कहने में आ रहा है पिछले 3-4 दिन से जो बात निकल के आ रही है कि क्या वो क्षेत्रीय भाषा में 5वीं करने के बाद अगर उसको हायर एजुकेशन के लिए मान लीजिए हिंदी या इंग्लिश अडॉप्ट करनी पड़ेगी, तो उस क्षेत्रीय भाषा से वो कैसे करेगा? मैं ये कहता हूं ये मॉडल हिंदुस्तान में पहले भी था। एक जमाने में 6 से इंग्लिश स्टार्ट होती थी, 6ठी क्लास से 5वीं तक बच्चा बोर्ड की एग्जाम देता था। बोर्ड का एग्जाम देने के बाद 6ठी में आके वो अपना बेसिक वोकेबलरी, ABC, ये सब कुछ सीखना शुरू करता था, तो वो कर लेता था। मेन जो चीज है कि उसकी सब्जेक्ट के बारे में समझ पैदा हो गई है या नहीं, हो गई है तो दूसरी लैंग्वेज को पकड़ने का उसको ऑप्शन है। 3 लैंग्वेज का फार्मूला इसमें है, तो दूसरी लैंग्वेज को वो पकड़ लेगा। तो जो आधारभूत नींव की शिक्षा है, अगर वो क्षेत्रीय भाषा में, उसकी अपनी भाषा में, उसकी मातृभाषा में, जो उसकी माँ बोलती है, जो उसके पिता बोलता है, जो उसका परिवार बोलता है, उसमें हो जाए तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, अच्छा है वो। जी जी। प्रोफेसर साहब, अभी हाल ही में जो शिक्षा नीति आई है उसमें जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, RSS है, उसके भी जो है प्रतिनिधि जो है उन्होंने भी अपनी सलाह मशवरे दिए हैं और वो शिक्षा नीति में बताया जाता है कि अपनाए भी गए हैं। आपको नहीं लगता कि शिक्षा में थोड़ा सेफरनिज्म की झलक जो है आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, और क्या ये देश के लिए सही होगा? मैं आपको बताऊं कि आपने भी देखा होगा कि जो एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए जो काम हो रहा था वह पिछले 4-5 साल से चल रहा है। 2 साल से तो 2 साल लगातार तो इस पर विमर्श चला है, डिस्कशन चले हैं। और मैं तो ये मानता हूं कि देश का कोई कानून और कोई नीति इतने बड़े विमर्श से कभी निकली नहीं है, जितने बड़े विमर्श से, जितने बड़े डिस्कशन और डिस्कोर्स के बीच में से ये एजुकेशन पॉलिसी बाहर आई है। तो RSS से भी विमर्श हुआ है, RSS ने भी अपनी इनपुट दी है, आम जनता ने भी अपनी इनपुट दी, टीचर्स ने भी अपनी इनपुट दी है, स्टूडेंट से भी डायलॉग हुआ है, पेरेंट्स से भी डायलॉग हुआ है, और आश्चर्यजनक बात है कि समाज के लोगों से, पंचायतों से डायलॉग हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि
केवल कुछ लोगों से पूछा और बाकी सब लोगों को छोड़ दिया। सबसे बात की, सबसे बड़ा विमर्श होने के बाद लोगों के ओपिनियन जो है आए, उसके आधार पर ये सब बना है। और यदि आप ये कहें कि मोदी जी को कहीं ना कहीं मान लीजिए आरएसएस सपोर्ट करती है या अपनी इनपुट देती है, तो उसमें बुराई क्या है? वो अपनी समझ से काम करते हैं, इनपुट वो कहीं और से भी लेते हैं। ऐसे इस पॉलिसी पर इनपुट ली गई है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि इस पॉलिसी की खासियत यह है कि इस पॉलिसी ने समाज को जोड़ा है अपने साथ। तो मैं इसको ये कह सकता हूं, समाज द्वारा प्रस्तावित है ये, और समाज द्वारा प्रस्तावित कोई जो चीज है वो उसका अच्छा परिणाम आना जरूरी है, और उसका समाज पर एक, जो शुरू में मैंने कहा था, दीर्घकालीन प्रभाव पड़ना जरूरी है। चरित्र निर्माण, राष्ट्रीयता, समाज के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसी सोच पैदा करना, एनवायरनमेंट के बारे में मेरा क्या विचार है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में मेरी क्या सोच है, ये सब चीजें इसके अंदर जोड़ देना, मुझे तो लगता है इसकी समग्रता को स्थापित करना है। और ऐसा भगवाकरण नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, और भारत के गौरव को ये और ऊपर उठाएगी, स्थापित करेगी, ऐसी मेरा सोच है। जी प्रोफेसर साहब, एक महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें हमारे इंडिया के बहुत से बच्चे, लाखों लाख बच्चे अरबों डॉलर खर्च कर विदेशों में हर साल पढ़ने जाते हैं, उनके लिए दरवाजे खोले गए हैं कि वो अपने कैंपस जो है वो इंडिया में एस्टैब्लिश करें। आपको क्या लगता है कि ये जो बाहरी यूनिवर्सिटीज हैं, जिनका बहुत बड़ा रेवेन्यू का कोई साधन है, तो वो जो ये हमारी डेवलपिंग कंट्रीज के बच्चे हैं, चाइना हो, इंडिया हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, तो यहाँ से बच्चे वहां जाते हैं, तो क्या वो ये स्टेप लेंगे? और आपको लगता है कि जब वो यहाँ कैंपस खोल देंगे, तो जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं उनमें और उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए बच्चों को फीसों के लिए जो है वहां भी वो मुश्किलात जो है पैदा हो सकते हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा भी मोदी जी ने पीछे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है, स्टडी इन इंडिया, भारत में पढ़ो। तो भारत में पढ़ने के लिए उन्होंने ऑप्शन दे दी कि विदेशी यूनिवर्सिटीज का अगर स्टैंडर्ड ज्यादा है तो विदेशी यूनिवर्सिटी भारत में आए, अपने कैंपसेज एस्टेब्लिश करें, यहाँ पैसा खर्च करें, यहाँ के लोगों को रोजगार दे, यहाँ के जो ब्राइट स्टूडेंट्स हों उनको टीचर रिक्रूट करें, सारा करें, और फिर यहाँ की यूनिवर्सिटीज के साथ compete भी करें, और यहाँ का जो स्टूडेंट फीस देगा, उस फीस का एक बड़ा भाग फिर वो यूनिवर्सिटी यहाँ के एम्प्लॉइज को वापस करें। तो ये मॉडल उस मॉडल से 100% बेहतर मॉडल है कि हम अपने बच्चे को भारत से बाहर भेज दें, और वहां पर वो 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना ज्यादा फीस हमारे स्टूडेंट से ले, जो अपने स्टूडेंट से वो लेते हैं, और उस तरह से रेवेन्यू को जनरेट करें। तो मुझे लगता है कि ये एक बेटर मॉडल है उससे, और हमारा स्टूडेंट यहाँ पर रुकेगा, और मुझे ये भी लगता है कि उसकी क्वालिटी भी, उसकी गुणवत्ता भी ठीक रहेगी। हम ऊपर उठेंगे। मेरे को लगता है हम स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट यहाँ की यूनिवर्सिटीज हैं, इनको भी मौका मिलेगा कि हमें उनके साथ compete करना है, और अब हमारी मोनोपोली एक तरीके से खत्म हो गई है, तो हमें भी अपने सर्वाइवल के लिए उसी तरह का टीचर, उसी तरह का रिक्रूटमेंट और उसी तरह का स्टूडेंट को इंस्पिरेशन देना पड़ेगा। जी प्रोफेसर साहब, जिस तरीके से पूरे देश में फिलहाल जो है स्कूली शिक्षा की बात कर लो आप, या उस शिक्षा की बात करें, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स, प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट सेक्टर है, दोनों की पढ़ाई में भी काफी अंतर दिखने को मिलता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो खैर कहना क्या। इस नई शिक्षा नीति से जो वो खाई है, वो खाई आपको लगता है वो भरी जा सकती है, और बच्चे जो हैं जो एजुकेशन जो है प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर उन्हें मिल रही थी, वो अब सरकारी सिस्टम में भी उन्हें मिल सकती है, या जो है ये खाई जो है इसी तरह बढ़ती रहेगी? इस पर क्या कहते हैं? ऐसा है, 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है जी, ये खाई जो है उसका परिणाम है जी, क्योंकि उन्होंने प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन को फोकस कर दिया, और उसको फोकस किया तो क्या हुआ कि स्कूल, एक अलग तरह के स्कूल विकसित होने शुरू हो गए, जो पिछले 20, 25, 30 साल में हुए हैं, और पेरेंट्स ने भी ये सोचना शुरू कर दिया कि इन स्कूलों में, उन स्कूलों से, सरकारी स्कूलों से बेहतर शिक्षा मिलती है। और निसंदेह एक ऐसा दौर आया कि हमारी गवर्नेंस जो है वो इतनी खराब हो गई,
और टीचर की अकाउंटेबिलिटी भी कम हो गई, और टीचर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो लीडर है स्कूल का, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी कम हो गई, और उसने ध्यान देना, उसका मोटिवेशन भी कम हो गया, उसने ध्यान देना कम कर दिया। और धीरे धीरे जो ठीक पेरेंट्स थे, जो फीस दे सकते थे, उन्होंने अपने बच्चों को विड्रॉ करना आरंभ कर दिया और पब्लिक स्कूल में डाल दिया। डिफरेंस पैदा होता चला गया। ये शिक्षा नीति, क्योंकि इसमें पहली बार ये कह दिया गया है कि हम जीडीपी का 6% खर्च करेंगे, तो हमारे पास इतना नया इन्वेस्टमेंट अब अवेलेबल हो गया है कि हम अपने स्कूलों को और अपने यूनिवर्सिटीज को उस इन्वेस्टमेंट को देकर, स्कूल में मान लीजिए लैब नहीं है अभी तक, साइंस स्कूल्स में अभी तक 4 साल 5 साल पीछे तक तो हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चला रहे थे कि स्कूल में ब्लैक बोर्ड है या नहीं है, अभी टॉयलेट है या नहीं है, ऐसे बहुत। तो जो पैसा अब मिलेगा उससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा। टीचर स्कूल का या यूनिवर्सिटी का टीचर खराब टीचर नहीं है, वो उनसे बेटर है प्राइवेट सेक्टर, लेकिन वो इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड नहीं है। अब उसको ये मोटिवेशन मिलेगा, और उसके सामने ये भी चैलेंज होगा कि तुम्हारे सामने एक दूसरी यूनिवर्सिटी या दूसरा स्कूल खड़ा हुआ है जो तुम्हें बिल्कुल जीरो कर सकता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो खाई पटेगी, उसमें समय लगेगा, लेकिन अब वो बढ़ती जा रही है ना, ये तो एकदम से रुक जाएगा कि इसमें जो डिफरेंस है वो नहीं बढ़ेगा, कम होता चला जाएगा, अनेकों साल में कम हो जाएगा। और अनेकों साल में तो मैं ये कहता हूं कि भारत में अनेकों साल में तो भारत में अपराध, एनवायरनमेंट के बारे में हमारी सोच और पृथ्वी के बारे में हमारी सोच, इन सारी चीजों में सुधार होने वाला है, जेंडर इश्यूज में सुधार होने वाला है। तो इस नीति का दीर्घकालीन इम्पैक्ट भी होगा। जी प्रोफेसर साहब, भारत जो है गांव का देश है, और आप अगर बात करें स्टूडेंट्स की, चाहे वो स्कूली शिक्षा के हों या उच्च शिक्षा के हों, तो वो बहुत बड़ा नंबर जो है वो ग्रामीण इलाकों के बच्चों का है। साइंस में, मैथ्स में, एसएस में, पॉलिटिकल साइंस में, ज्योग्राफी में, या और कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, उसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, वो वहां अपना जो है हुनर दिखा देते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा जो हर्डल है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है, जहां ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा जो है कई बार मार खाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोफेसर हैं या टीचर्स हैं, उनका भी जो है अंग्रेजी की वजह से कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता जो प्राइवेट या शहरी स्कूलों में नजर आता है। आप क्या कहेंगे, ये जो इंग्लिश का जो इंग्लिश की वजह से एक जो यहाँ भी खाई पैदा हुई है, क्या वो ये नई शिक्षा की जो नीति है वो इंग्लिश के जो हव्वे को या जो इंग्लिश का डर है उसको दूर करेगी, और किस तरीके से जो है आगे स्थिति आप देखते हैं? ऐसा है कि अपनी अब हायर एजुकेशन है उसको अपनी हिंदी जो राष्ट्रीय भाषा है उसकी तरफ उसका झुकाव बढ़ रहा है। इंग्लिश को एक दिन बंद नहीं किया जा सकता जी। ऐसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमें तो सैकड़ों साल से अब एक पैटर्न में डाल दिया गया है जिसमें अंग्रेजी पूरी तरह से एकदम से समाप्त होना संभव नहीं है। लेकिन ये शिक्षा नीति उस तरफ डायरेक्शन दे रही है कि धीरे धीरे इंग्लिश का महत्व कम हो और हमारी राष्ट्रभाषा का दुनिया के हर राष्ट्र में, दुनिया के हर देश में उसकी अपनी भाषा में पढ़ाई होती है, शिक्षा दी जाती है, उस और बढ़ने का कदम इस शिक्षा नीति ने रख दिया है। तो तुरंत तौर पर तो ये बंद नहीं होगा कि भाई इंग्लिश का बंद हो जाए, लेकिन धीरे धीरे हिंदी भी उसी तरह से, मतलब उसकी मेरिट और उसकी वो उसी तरह से स्थापित हो जाएगी। और फिर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो या और कोई सर्विसेज हो, उसकी तरफ भी उस ये जो शिक्षा नीति है ना, अल्टीमेटली इंग्लिश को एकदम नहीं लेकिन अनेक साल में धीरे धीरे रिप्लेस करेगी, जिससे इस देश को नुकसान नहीं होगा, लाभ हो जाएगा। आज के दिन ये अंतर है, आज के का अंतर समझ आता है। इसलिए आज के दिन ये शिक्षा नीति ये भी नहीं कहती कि अंग्रेजी को हम बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे। जी जी। तो तालमेल बना के चलना और धीरे धीरे चीज को रिप्लेस करना, उस तरफ हम बढ़ेंगे। और निसंदेह वैसे तो जितनी ज्यादा भाषाएं हम सीख पाए जी, उसमें कोई बुराई नहीं है। और ये पॉलिसी भी बात करती है कि एडिशनल फॉरेन लैंग्वेजेज अगर सीखना चाहते हैं तो बच्चे जो है वो स्कूल लेवल पर भी इवन फॉरेन लैंग्वेजेज का की ऑप्शन इन्होंने दी है कि सीख सकते हैं।
पूरी शिक्षा नीति आपने अच्छे से पढ़ी है, आप उस पर काफी मैंने अभी हाँ अनेकों डिस्कोर्सों में भाग लिया है, इसके जितने डिस्कशन जी हुए हैं बिल्कुल भाग लिया है। जी जी बिल्कुल। प्रोफेसर साहब, आप क्या मानते हैं इस शिक्षा नीति का ओवरऑल जो है रिजल्ट क्या रहेगा, और कितना समय इसका रिजल्ट आने में लगेगा, आप क्या मानते हैं? ऐसा है, कई तरह के रिजल्ट हैं। एक तो विद्यार्थी पर जो है, विद्यार्थी को तो लाभ तुरंत होने वाला है, क्योंकि एंट्री और एग्जिट अलग हो गई है। जी गांव के बालक की शिक्षा उसकी भाषा में हो जाएगी जी, और एक नया मॉडल जो है वोकेशनल एजुकेशन का इंट्रोड्यूस हो गया है, जो इस सारे के साथ तालमेल बनाकर चलेगा, इस शिक्षा के साथ इंटीग्रेट करके जो मॉडल बना है, इसका सामंजस्य स्थापित करके मॉडल बना है। तो मुझे लगता है कि एक तो इसका रिजल्ट जो है ना विद्यार्थी के लेवल पर जल्दी आने वाला है, जो उसके करियर को इम्पैक्ट करेगा, वो बेटर रिजल्ट आने वाले हैं। ये शिक्षा नीति टीचर ट्रेनिंग को भी ध्यान में रखकर बनाई गई है, उस पर भी फोकस है कि जो अपना टीचर हो उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव हो। जब तक टीचर की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तब तक स्टूडेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं हो सकती। तो दूसरा इम्पैक्ट ये पड़ने वाला है कि हमारा जो आने वाला शिक्षक है, जो यंग एजुकेटर है, जो अब आ रहा है, उसके लिए ये शिक्षा नीति अपॉर्चुनिटी भी बहुत दे रही है कि अगर वो सीखकर मेरिट लेकर तैयार होकर आता है तो उसको बहुत अवसर मिलने वाले हैं। और ये शिक्षा नीति उस टीचर को भी अगले 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में बहुत लाभ देने वाली है। बाकी किसी एजुकेशन का पर्पज केवल विद्यार्थी और स्टूडेंट के साथ साथ समाज से भी होता है। तो समाज से तालमेल स्थापित किया गया है इस शिक्षा नीति में। तो मुझे लगता है कि आने वाले 5, 7, 10 साल में ये शिक्षा नीति यहाँ के समाज के चिंतन और उसकी मानसिकताओं में पॉजिटिव परिवर्तन लाने वाली है। तो ऐसा मुझे लगता है। अल्टीमेटली ये शिक्षा नीति एक राष्ट्र भाव को भी जगाने के लिए मेरे ख्याल में तैयार है और उस पर भी ये खरी उतरेगी। प्रोफेसर साहब, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से अभी जो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है या जींद यूनिवर्सिटी है, उसमें नए बच्चों के एडमिशंस और जो ऑलरेडी बच्चे जो है स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हैं, तो उनके लिए अभी क्या जो है आपने प्रोविजन सोचे हैं? और चूंकि बच्चे जो है बहुत असमंजस में हैं कि कहाँ एडमिशन लें, और अगर फर्स्ट ईयर में है तो अब आगे उनका क्या होगा, सेकंड ईयर में है तो क्या होगा, और जो पास आउट होने वाले हैं फाइनल ईयर में है तो उनके एग्जाम कब हो गए, किस तरीके से होंगे, इस पर भी आप अपना कमेंट जरूर दें। ऐसा है कि जो स्टूडेंट पास आउट होने वाला है, जो टर्मिनल ईयर में है, जो फाइनल ईयर में है, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल पर है या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, उसके लिए अभी यूजीसी और हरियाणा सरकार जो है आपस में तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मीटिंग से ये निकल कर आ रही हैं चीजें कि बच्चों को ऑप्शन दी जाएगी कि वो किस तरह का एग्जाम देना चाहते हैं, ऑफलाइन देना चाहते हैं, ऑफलाइन देना चाहते हैं, वाइवा के थ्रू एग्जाम देना चाहते हैं, या डेजर्टेशन या असाइनमेंट सबमिट करके एग्जाम देना चाहते हैं। तो स्टूडेंट के हित को ध्यान में रखकर उसी पैटर्न पर उस बच्चे को असेस किया जाएगा। और ये सारा जो है पॉलिसी शायद लगभग 1 सप्ताह तक फाइनल हो जाएगी। 1 सप्ताह के बाद 10, 12, 15 दिन लगेंगे इनका, जिस मोड में भी एग्जाम होना है उस मोड में एग्जाम होने में। और उसके बाद अगर सरकार एग्जाम के सिवाय भी कोई दूसरा मोड अडॉप्ट कर लेती है तो उस तरीके से इनको प्रमोट होने में, तो सितंबर के फर्स्ट वीक में ये बच्चे एडमिशन के लिए तैयार होंगे और सितंबर 10 और 15 के बीच में इनकी क्लासेज आरंभ हो जाएंगी। ये तो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स का जो स्टूडेंट है उनके लिए। पीजी के स्टूडेंट का भी यही है। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है या पीजी के फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा रहा है, जो अभी यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं जा रहा, उसके लिए 4 अगस्त से ओरिएंटेशन प्रोग्राम हमने प्लान किया है अपनी दोनों यूनिवर्सिटियों में। 4 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि बच्चा कोविड-19 के क्राइसिस से आया है। यूजीसी भी चाहती है कि इनको पहले ओरिएंट करो, बच्चों को थोड़ा आइस ब्रेक करो, इनको समझाओ कि हालात नॉर्मल होने वाले हैं, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होंगे नॉर्मल। तो 4 दिन के ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बाद आई हैव ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड द कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स दैट आफ्टर दीज 4 डेज, जो मैं मानता हूं ये भी पढ़ाई के ही दिन है, ओरिएंटेशन भी, इसके इमीडिएटली बाद इनकी ऑनलाइन क्लासेस आरंभ हो जाएंगी, फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की और पीजी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स की।
जी। और प्रोफेसर साहब, जो नए एडमिशंस के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रोसेस रहेगा? नहीं, नए एडमिशन के लिए तो वेट इसलिए कर रहे हैं ना, अभी तो वो एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं कि उनका फाइनल ईयर का एग्जाम कैसे होगा। जी। वो एग्जाम हो लेगा तब वो एलिजिबल बनेंगे, या एग्जाम नहीं होगा, प्रमोट हो लेंगे तो एलिजिबल बनेंगे। उसके लिए मैं कह रहा हूं कि 1 सप्ताह में चीजें और क्लियर हो जाएंगी। और जो भी क्लियर होगा, मैं विद्यार्थियों को आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो भी होगा वो स्टूडेंट इंटरेस्ट सेंट्रिक होगा, विद्यार्थी हित को केंद्र में रखकर होगा। तो इसलिए विद्यार्थी को बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और उसे स्वीकार भी कर लेना चाहिए जो हो रहा है। यानी जो आप कह रहे हैं कि वो 1 हफ्ते से 15 दिन के प्रोसेस में सारी चीजें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जी। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।